हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और कंटिन्यू करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये 16th क्वेश्चन है। अब वीडियो में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में भी अगेन वही ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है एंड अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। हम उस टॉपिक को सेपरेट वीडियो में डिटेल में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। कहा गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है 12 सेंटीमीटर की है, तो अब रेडियस जो है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज इग्नोर। ये है, अब इन्होंने कहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, उसका रेडियस क्या होगा। भाई ट्रायंगल में सर्कल कहां डाल दिया? इसका मतलब होता है ये, मतलब अगर ये ट्रायंगल को सर्कल पूरा आसपास से पूरा ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इस वाले सर्कल का कोई भी एक सेंटर होगा, तो उसकी साइड यानी कि उसका रेडियस क्या होगा, यही पूछा है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये खास ध्यान रखना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या है? R इज इक्वल टू x अपॉन रूट 3। क्या है? x अपॉन रूट 3। अब ये x क्या है? x है साइड, उसका मेजरमेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है, तो कोई भी ले लो। ये x अपॉन 100 हो गया, सॉरी x अपॉन रूट 3। यहाँ पे x दिया हुआ है जो कि 12 अपॉन रूट 3, और ये आपका आंसर होगा। बट ऑप्शन देख के तो कुछ अलग ही दिख रहा है। ऑप्शन तो ऐसे है, बिकॉज ऑप्शन इसलिए ऐसे है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है आपको वो रूट निकालना होता है, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन रूट 3 अपॉन रूट 3 करने से हो जाता है। आप रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? 12 रूट 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। 3 4 जा, आपका आंसर आ गया 4 रूट 3। ये आंसर है। काफी लोग कहेंगे कि ये करने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट आंसर लेकर आते हैं। ला सकते हैं बिल्कुल। 12 अपॉन रूट 3 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? चलो ये भी एक बार बता देता हूं। 12 यानी क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है, ठीक है। अब ये 3 को और स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे? रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में रूट 3 है, ये कैंसिल हो गया, आ गया 4 रूट 3। ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है। जिनको ये नहीं पता है उनके लिए तरीका बेस्ट है। जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेम टर्म्स जब मल्टीप्लाई होती है वो एक हो जाती है। मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। और सिंपल, क्लियर। जब समझ में आ जाएगा तब एडवांस लेवल पे चले जाना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि आप में से अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया है तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा कि इसने बहुत मेहनत करवाई मेरे पास। तो हाँ, ऐसा है। अब ये आपको थोड़ा नोटिस करना चाहिए। ये क्वेश्चन कम टाइम ले रहा है। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने देखा था ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा था जिसने टाइम बहुत कम लिया था। कहां पे है ये वाला क्वेश्चन जिसने टाइम कम लिया था? ये वाला क्वेश्चन भी था जिसने टाइम कम लिया था। तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके थे जिन्होंने टाइम कम लिया था। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके थे, है ना। तो अब कोई तो क्वेश्चन होगा ना जो बाकी सबका टाइम ले लेगा। सो यहां पे मेहनत कम करेंगे और थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या दिया है। इतना सब रीड करने से अच्छा है मैं आपको सीधा बता देता हूं कि भाई यहां पे कितनी शॉप्स है? 6 शॉप्स है, ABCDEF। और ये कुछ यहाँ पे चीजें बेचती है। AC हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, ये बेचते हैं। आई होप ये आपको विजिबल रहा होगा। और हर एक दुकान जो है उसके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है वो भी दिया है। इसके पास 5000 चीजें, इसके पास 1800 है। अब ये 5000 टोटल है, इसमें से कूलर कितने होंगे? तो भाई उसका रेशो दिया है, देखो 4:5:1। ये ऐसे रेशो भी मेंशन किया हुआ है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई आपको ये बताना है कि शॉप E जो है, शॉप E जो है ये रहा, ये अगर कोई प्रोडक्ट बेच रही है, इतने, ये भी तो AC फैन कूलर बेच रही है, तो इसमें इसका जो कूलर है वो टोटल जो इसका सेलिंग होता है उसमें से कूलर का कितना परसेंटेज है, ये यहां पे कहा है। क्या कहा है? देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर कंसिडरिंग ऑल द गिवन आइटम्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम शॉप E। मतलब मुझे अभी कंसिडर किसको करना है? शॉप E को ही कंसिडर करना है। एंड फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप्स ओनली गिवन 3 आइटम्स आर बीइंग सोल्ड। मतलब बाकी सब आइटम्स जो है बाकी दुकानों से बिक रही है। हमें कंसिडर ये जो परसेंटेज फाइंड करना है कूलर शॉप E से जो बिक रहा है अपॉन जो टोटल यहां पे इसके पास बाकी सारी चीजें बिक रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप ये बताओ कि भाई ये टोटल जो है सारी आइटम्स का अमाउंट है, ये जो टोटल है सिर्फ कूलर का है,
इसका परसेंटेज क्या होगा, मतलब कूलर का परसेंटेज क्या होगा, ये आपको ब्लैंक्स है ना, ये फिल करनी है। टोटल आइटम्स जो बिक रही है उसका अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। 4000 चीजें हैं टोटल, ठीक है, 4000 चीजें हैं, उसमें से एसी कितने हैं भाई, 5:1:4 के हिसाब से है। तो 5 का मतलब क्या होता है, यहां पे 5 अपॉन क्या करना पड़ता है, ये रेशियो का प्लस करना पड़ता है। 5 + 1 6, 6 and 4 10, 5/10। तो ये जो है आपको क्या दे देगा, 5 4 जा 20, और ये आपका आ गया 2000 एसी। इसी तरीके से 4000 का हम यहां पे निकालते हैं 1/10। ये क्या है, ये हमारा कूलर है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 400 कूलर। और आखिरी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा फैन। फैन कितने हैं, 4 है, रेशो 4 है इसका, तो 4000 × 4/10, ये आपका बनेगा 4 4 16, मतलब 1600 फैन है। ये देखो 4000 चीजें हैं, उसका ब्रेकआउट आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ये एक एक चीज का अमाउंट क्या है इस दुकान में, मतलब ई शॉप के अंदर कूलर जो है, एक कूलर 8000 में बिकता है, तो इसके पास कूलर कितने, 400 कूलर है, तो 8000 मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट कितना बड़ा होगा। ऐसे ही एसी का अमाउंट है, क्या है एसी का अमाउंट, 26,500 है। ऐसे ही फैन का है, कितना है, 12,200 है। बाप रे, ये सब करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको यहां रखना है और कूलर वाला अमाउंट ऊपर रखना है और आंसर लेकर आना है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बाकी का पेपर तो हो चुका। तो अब ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, चलो आते हैं। टोटल 4000 चीजें हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ। रेशियो दिया हुआ है, क्या है, 5:1:4। ये किसका है, एसी, फिर कूलर एंड फैन। क्या है, एसी, कूलर और फैन, इसका रेशियो यहां पे मेंशन्ड है 5 1 and 4। अब एसी का अमाउंट कितना है, 26,500 है, चलो लिख दिया। कूलर का अमाउंट कितना है, 8000 है, और फैन का अमाउंट कितना है, 12,200, ठीक है, ये अमाउंट मैंने लिख दिया। अब मैं अगर देखूं तो ये सबके अंदर 2-2 जीरो कॉमन दिख रहे हैं। मैं अगर इनका रेशियो निकालना चाहूं तो मैं ये रेशियो तो निकालूंगा, लेकिन जीरोस कैंसिल कर दूंगा। तो अगर मैं जीरो कैंसिल करता हूं तो मेरे पास रहता है 265, 80 और 122, ये रहता है। जीरोस निकल के 2-2 जीरोस कॉमन थे, निकाल दिए। और इसके सामने एसी जो है 5:1:4, ये आया मेरा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, वैल्यूज को छोटा कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि मुझे 4000 में से एसी कितने हो गए वही करना है। मैं अगर ये भी गिन लूं ना कि भाई 5 है, हर 5 के सामने ये 1 दिया है और इसके सामने 4 दिया है, तो मुझे क्वांटिटी का अंदाजा वैसे भी आ जाएगा। तो मुझे 4000 के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कूलर्स एंड एसी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली 265 इंटू क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि भाई रेशो का मतलब क्या होता है, हर एक कूलर के सामने 5 एसी अवेलेबल है और हर एक कूलर के सामने 4 फैन अवेलेबल है। इसका मतलब यही होता है। तो अगर 5 एसी बिक रहे तो कंसीडर कर लो कि कूलर 1 बिका, 4 फैन बिक रहे हैं तो कूलर 1 बिका। ये रेशो का मतलब होता है। तो 265 इंटू 5 करेंगे तो मेरे पास आएगा 25 5 जा, फिर 6 5 जा 30, 32 एंड 2 5 जा 10 एंड 13, 1325 आया। तो मान लेते हैं कि 1325 क्या है, ये इसका अमाउंट है। कितना, 5 एसी का, क्योंकि जीरोस हमने निकाल दिए है। कूलर कितने में बिक रहा है, 80 रुपए में बिक रहा है, तो 80 इंटू 1, तो 80 में बिक नहीं रहा है, हमने 2 जीरोस निकाल दिए। अभी हम यहाँ पे वैल्यू को मिनिमाइज कर रहे हैं। इट इज लाइक कि आप वो बड़ी बिल्डिंग जो बनने वाली है वो देखते हो ना, उसका छोटा मॉडल कैसा होता है, वैसे ही हमने ये बड़े क्वेश्चन का छोटा सा मॉडल रेडी किया हुआ है, जो वैल्यू सेम है, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू सेम ही आ रही है। 2 जीरोस निकाल दिए, जैसे इस बेचारे के 2 जीरोस कम कर दिए, इसके भी तो कम ही कर दिए ना, तो हम 2 जीरोस कैंसिल ही करके बात कर रहे हैं। ऐसे ही फैन जो है 122 का है और ऐसे 4 बिक रहे हैं, तो 122 इंटू 4 करेंगे, 2 4 जा हो गया 8, 2 4 जा हो गया 8 और 1 4 जा 4। यहां पे इसका टोटल करते हैं तो ये आ गया यहां पे 8 2 10 18 19 1893। क्या आया, 1893। इसका कहने का मतलब ये, मैं आपको ये वैल्यू समझाता हूं। एक कूलर बिका, उसके सामने 5 फैन बिके और उसके सामने 5 एसी बिके, उसके सामने 4 फैन बिके, तो ये आपका टोटल अमाउंट बन रहा है। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, टोटल अमाउंट बन रहा है। आपको ये वैल्यू डायरेक्टली भी मिल जाती, कब मिलती, ये सब इतना मल्टीप्लिकेशन करते ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ प्लस, फिर इसके साथ भी प्लस, तो आपको इसके अराउंड, मतलब ये अमाउंट तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत जीरो के साथ बहुत बड़ा अमाउंट मिलता।
अब ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, मैंने कहा था ना दो चीजें फिल करनी है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में हमारा कूलर आएगा क्योंकि कूलर 80 का बिका है, मतलब ये टोटल अमाउंट में से कूलर का अमाउंट क्या है 80 रुपीज है। तो अब आपके सामने पता चल जाएगा कि अगर 5 एसी 4 फैन के सामने एक कूलर बिक रहा है तो परसेंटेज कितना है, क्योंकि यही परसेंटेज के हिसाब से शॉप ई के अंदर क्वांटिटी अवेलेबल है और इसी से ये आपका यही सेम चीज आएगी, सेम चीज रहेगी जब आप ये करोगे, बस ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी होगी जो आपका टाइम ज्यादा लेके जाएगी। सो अब यहां पे अटक गए, इसको कैसे करना है, तो क्या करोगे 80 डिवाइड बाय 1893, मतलब 80 into 100 करेंगे तो 8000 अपॉन 1893 करेंगे, कभी मत करना, मैं आपको बताता हूं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिर्फ ये देखो कि 80 में से 80 जो है उस वो 1893 का कितना परसेंटेज है, 1893 में 80 कितना परसेंटेज होगा। तो अगर मैं 1893 को देखूं, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं 1893 को देखूं उसमें मुझे 80 कितना परसेंटेज हो सकता है ये बताना है। मेरे पास ऑप्शन बहुत करीब के नहीं दिए, देखो एक 10 के करीब है, एक 8 के करीब है, तो अंदाजा आ जाएगा कि आंसर क्या है। 1893 का 10 परसेंटेज क्या होता है, 189.3 होता है, जो कि 80 से बहुत दूर है, तो ये ऑप्शन तो मेरा कभी नहीं होगा। अब 1893 का 5 परसेंटेज क्या होता है, ये चीज आप माइंड में कर सकते हो, ये लिखने की बात नहीं है। 1893 का 5 परसेंटेज कितना होगा, तो जो 10 परसेंटेज है उसका आधा, मतलब 189 का आधा कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे, सोचो सोचो सोचो, 85 के करीब आएगा आंसर। जी हाँ, 190 का हाफ करो ना, तो ये कितना आता है, कितना आता है 95 आता है, सॉरी 95 आता है ना, तो 95 होगा, क्या होगा 95 के करीब होगा। तो 5 परसेंटेज जो है 95 के करीब होगा, तो 5 परसेंटेज 95 के करीब होगा तो 80 आया, बहुत दूर है, 80 और 95 के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, 8 परसेंटेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये बताओ कि 4 और 3 इसके करीब दिए हैं, तो अब हमें ये करना है कि भाई 1893 का 1 परसेंटेज कितना होगा, 1 परसेंटेज होगा 18.93, क्या होगा 18.93। अब आप 18 4 जा करके देखो क्या होता है, 8 4 जा 32, 1 4 जा 4, 4 + 3 7, 72 होता है। 18 4 जा जब करते हैं ना, सिर्फ 18 4 जा 93, तो अभी ये पॉइंट वाला तो ऐड ही नहीं किया, तो कितना हो रहा है अमाउंट 72 हो रहा है, 4 परसेंटेज 72 हो रहा है, मतलब ये 80 के करीब आ रहा है, 80 के करीब आ रहा है। ऑब्वियस बात है, तो फिर 3 परसेंटेज भी नहीं होगा, क्योंकि 3 परसेंटेज तो 72 से भी छोटा होगा, तो हमारा फाइनल आंसर एक ही ऑप्शन बचा है, यही आएगा। करके देख लो, यही आने वाला है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा 4.22 के करीब, बट सॉल्व नहीं करना है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एप्टीट्यूड वालों को पता होगा, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये यहां पे लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ने मेहनत ऑलरेडी आपके पास करवाई है, ये मेहनत तो आप करोगे ना, फिर इसमें भी और टाइम, कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो बिना कैलकुलेटर के कैसे आंसर लेकर आना है, ये तरीके से, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। 1893 10 परसेंटेज 189, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। 5 परसेंटेज किया तो यहां पे पता चला कि भाई वैल्यू किसके करीब होगी, 1 परसेंटेज पे आ जाओ, तो ये एक और ऑप्शन निकल गया। इस तरीके से आंसर ला सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा अगर डिफिकल्ट वे में जा रहा हूँ प्लीज़ बता दीजिए कमेंट करके, ताकि मैं थोड़ा स्लो और अपनी प्रोसेस और इजी कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सीखो, लेकिन ऐसी चीज़ें सीखो जो एक्चुअल में आपका एग्जाम में टाइम बचाए, वैसा नहीं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो ज़रूर से कॉमेंट करके बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये वाला क्वेश्चन अभी बहुत इजी है। क्या कहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 100। अब यहां पे मेरी टीम ने क्वेश्चन लिखना भूल गए वो लोग। एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि भाई 80% तक के कितने हैं, क्या बताना है कि भाई यहां पे परसेंटेज फाइंड करो हर बच्चे के, तो 80% तक के कितने हैं एंड मोर देन 80 वाले कितने हैं, मोर देन 80% वाले कितने हैं, या फिर आप ऐसा समझो 80 या उससे ज्यादा वाले कितने और 80 के अंदर वाले कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर एक का 80% है नहीं है चेक करने जाऊंगा, नहीं कभी नहीं। देखो एक चीज होती है 80%, आप अगर सोचो स्कूल में आपके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, एक में आए 82, एक में आए 83, एक में आए 84, चौथे में आए 85, तो अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है ना, आपको डायरेक्टली दिख रहा है मेरे 80% से तो ऊपर ही होंगे।
कितने ऊपर होंगे वो नहीं पता, लेकिन 80% से ऊपर है। कैसे पता चला? क्योंकि सारी वैल्यूज 80 से ऊपर जा रही है, तो पता चल गया। वो दिमाग अपना बचपन में लगता था, अब नहीं लग रहा है। चलो मैं आपको बताता हूं, वही दिमाग लगा के आंसर लेकर आएंगे। ये देखे 92, ये 90 है, ये 90 है और ये 80 है, तो भाई सारे 80 से ऊपर है, एक अकेला 80 जितना है, तो ये 80% या ऊपर वाली कैटेगरी में आया ना, तो यहां पे आ गया आपका 1, मतलब ये वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 90, 80, 85 और 85 सब वापस से 80 ऊपर वाले आते हैं, तो ये अगेन 80 या उससे ऊपर की कैटेगरी में आ गया। थर्ड वाला करते हैं 80, 80, 65 एंड 70। अब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको अभी रहने देते हैं। फोर्थ पे आता है 85, 80, 82 एंड 75। एक कम वाला आया ना, चलो छोड़ देते हैं। 80, 75, 75 एंड 85, ये वाला अब इसको होल्ड करते हैं। लास्ट वाला देख लो 90, 90, 90 एंड 85, तो ये सब 80 के ऊपर जाते हैं, तो ये आपका आ गया, मतलब 3 तो आपके 80 से ऊपर है ही। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि आपको ये जो दो वैल्यूज है ना 1 एंड 4, 2 एंड 5, तो इसमें जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो 80 से ऊपर ज्यादा है, मतलब 80 या उससे ऊपर वाली वैल्यूज है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको ये बताना है कि ये बताओ कि 80 से कम वाले कितने हैं एंड 80 से ऊपर या 80 जितने कितने हैं। तो पहले क्या पूछा है? 80 से कम वाले, तो ये वाली वैल्यूज 80 से कम वालों का काउंट है, और ये वाली वैल्यूज 80 या उससे ज्यादा वालों का काउंट है। हम ऑलरेडी 3 के काउंट पे आ चुके हैं। यहां पे देखो 3 के काउंट वाले कितने ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो कैंसिल हो गया। ये है, तो अभी मुझे डाउट है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये तीनों जो मेरे बाकी है ना उसको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं मार्क्स लिख रहा हूं, शायद ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसके मार्क्स लिख रहा हूं मैं 80, 80, 65 और 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये ऑलरेडी कॉर्नर पे है, 80, 80 के ही कॉर्नर पे है। मैं इसके पास से मार्क्स बोरो नहीं कर सकता हूं 80 बनाने के लिए, तो ये जाएगा 80 के अंदर, ठीक है। अब इसको देखते हैं 80, 75, सॉरी 85, फिर आपका आ गया, मैंने कौन सा सॉल्व किया है यहाँ पे, यस 80, 85, ये 85, 80, ये वाला मैं देख रहा हूं, फिर 82 एंड 75। अब आप इसको देखो, गौर से देखना, अगर मैं ये 85 के 5 मार्क्स जो है लेट सपोज इसको दे देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग किया, सारे मार्क्स देखो 80 या उससे ऊपर चले गए हैं, तो ये आपका 80 से ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बढ़ गया, ये डाउन था तो हम 80 से लेस देन वाली कैटेगरी में इसको डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी 4 आ चुके हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि 3 से ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। 4 वाला है तो 4 वाले को अभी रहने देते हैं। अब यहां पे आखिरी वाला क्वेश्चन जो ये वाला बचा है, ये हमारा फाइनल आंसर लेकर आएगा। तो 80, 75, 75 एंड 85। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसके 5 अगर मैं इसको दूं तो ये 80 बन जाएगा और ये 80 बन जाएगा, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ये कुछ देने जाएगा तो ये 80 के अंदर चला जाएगा, तो ये बेचारा अकेला रह जाता है और बाकी सब 80 तक ही है, तो ये इसके परसेंटेज 80 से अंदर जाएंगे। तो हमारे पास एक यहां पे आ गया, तो 4 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 एंड 5 ये आपका आंसर है। और ये बचपन वाली मेथड से आप आंसर लेकर आ गए, एग्जाम में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे। ये तो मैंने थोड़ी मेहनत की आपको समझाने में, बाकी क्वेश्चन है डायरेक्टली 1, 2, 3 ये काउंटिंग में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट्स। 6 डिफरेंट स्टेट्स से यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। S1 से 100 लोग हैं, S2 से 200, 300, 400 इस तरीके से, मतलब तीसरे से 400 इस तरीके से दिया है। ये क्वेश्चन सुन के आपको हंसी आएगी। क्या दिया है? What is the ratio of number of persons participating in the survey from state S3 to the number of persons participating in the survey from state S4? S3 में से जो लोग आ रहे हैं और S4 में जो आ रहे हैं, इनका रेशियो बताओ। S3 में से कितने आ रहे हैं? 400 आ रहे हैं। S4 में से कितने आ रहे हैं? 500 आ रहे हैं। तो इनका रेशियो बताओ। ये 0, 0 कैंसिल, 4:5 इसका रेशियो है। मैंने लिखने की भी मेहनत क्यों की, मुझे ऐसा लग रहा है। डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। सो आगे वाले क्वेश्चन में जो आपका एसी कूलर के अंदर टाइम गया, वो टाइम यहाँ पे आपका बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्या कहा है देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8, 1, 2, 7
इज डिवाइडेड बाय 8। 8127 जब 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे भाई इतना सोचना ही क्यों है? 8 10 जा होगा 80, 12 बचा तो 8 1 जा 8, फिर बचा 4 और 7 47, तो 8 5 जा 40। 47 में से 40 चला गया, अब 7 बच गए जो कि सॉल्वेबल नहीं है, तो ये आपका 7 जो है रिमाइंडर है और आपका आंसर ऑप्शन 2 है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? 8000 फिर 127 है तो उसको कर दो 120 और ये 7 कर दो। देखो ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, हाँ ये बच गया रिमाइंडर, ये भी आपका आंसर है। दोनों तरीके हैं जिससे आप आंसर लेकर आ सकते हो। इतना इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड मजा आया होगा ये सेशन के अंदर। अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, कोई एग्जाम कवर करनी है, कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी पता चले कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के बचे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बाकी की शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।